हाय, मैं हूँ कैसी और इससे पहले मैं आपको अपनी वाइल्ड स्टोरी बताऊं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ऑर्फनेज में पली बड़ी उन नन्स के द्वारा जिन्हें मैं दरवाजे पे मिली थी। मैं कोमल सी चादर में लिपटी थी और मेरे गले में एक पेंडेंट था सूरज के शेप का। वो नन्स मेरी फैमिली के बारे में कभी कुछ पता नहीं कर पाई या फिर उन्होंने कोशिश ही नहीं करी, लेकिन अपने अतीत के बारे में मैं ढेर सारी कहानियाँ सोचती। शायद मैं एक राजकुमारी हूँ जिसे एक चुड़ैल ने चुरा लिया और यहाँ भेज दिया क्योंकि मेरी सुंदरता से वो जलती थी, या फिर तुमने मुझे चुरा लिया और यहाँ पे रख दिया क्योंकि मेरे बालों में जादू है, बिल्कुल रपुंज़ल की तरह। तुम मेरे बाल बड़े छूती हो। हाँ, जुएं निकालने के लिए, और विश्वास करो चिड़िया के घोंसले जैसे तुम्हारे बालों में कोई जादू नहीं है। शायद मैं एक दूसरे प्लेनेट से हूँ, सुपरमैन के जैसे। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ छोड़ दिया क्योंकि प्लेनेट सेफ नहीं था। इस नेकलेस का कुछ तो मीनिंग होगा। शायद मेरे पास सुपर पावर्स है। देखो, मैं सूरज को घूर सकती हूँ। ये साबित करने के चक्कर में लगभग अंधी हो गई थी मैं। बाकी बच्चों को लगता था मैं बड़ी अजीब हूँ और शायद मैं थी। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं वहाँ की हूँ। वहाँ मैं सिर्फ एक इंसान के करीब थी, आना। वो जैनिटर थी और बहुत ही ज्यादा स्वीट। बचपन से ही वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी और हमारा एक खास बॉन्ड था। एक बार जब मैं 10 साल की थी तो नाश्ते के दौरान अपने पेरेंट्स के बारे में एक और कहानी सोच रही थी जब ब्रेट नाम के एक लड़के ने मेरे मुंह पे खाना फेंक दिया। अपनी बकवास करना बंद करोगी? हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आई हो, तुम कोई स्पेशल नहीं हो। बाहर कोई मुझे स्पेशल समझता है, तभी तो मुझे नेकलेस दिया है उसने, बुद्धू। पर तभी ब्रेट मेरे ऊपर कूदा। उसने मेरा नेकलेस छीना जिससे चेन टूट गई और पेंडेंट जमीन पे गिर पड़ा। पहले तो मैं हैरानी से खड़ी रही, फिर इतनी जोर से गुस्सा आया कि मैं उसके ऊपर कूद पड़ी। जल्दी कुछ नन्स ने उसे बचा लिया। आना मुझे अपने रूम में ले गई और मैं अपने टूटे नेकलेस को लेकर रोने लगी। मैं चेन तो नहीं जोड़ सकती बेटा, लेकिन मैं इस पेंडेंट को धागे में डाल दूं ताकि इसे पहन पाओ। आना, तुम्हें लगता है मैं खास हूँ? अपनी तरह से सब खास होते हैं कैस। ऐसा तो तब कहते हैं जब कोई खास नहीं होता। शायद मेरे बारे में ये सही भी है। मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ नहीं छोड़ते मैं खास होती तो। शायद वो तुमसे ज्यादा प्यार करते थे इसीलिए तुम्हें छोड़ा। वो चाहते थे तुम्हें अच्छी जिंदगी मिले जो वो खुद नहीं दे सकते। और हाँ, तुम मेरे लिए खास हो। आना की बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, पर उस दिन मेरे मन में कुछ बदल गया। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे लिए अच्छी जिंदगी चाहते थे तो मुझे एक अच्छी फैमिली में अडॉप्ट होना होगा, अच्छे घर के साथ। वो नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी जिंदगी यहाँ बिताऊं। पर अडॉप्ट होने की मेरी कोशिशें सफल नहीं रहीं। मेरा सिर जेली बीन जैसा क्यों लग रहा है? और मैं प्रेग्नेंट क्यों लग रही हूँ? मैं भी आपके सर के बारे में यही सोच रही थी। शायद आपका दिमाग छोटा है और मुझे लगा तुम हो प्रेग्नेंट, अपने बच्चे के लिए बड़ी बहन चाहती हो। मैं अच्छी बहन बनूंगी। शायद मेरी बात का उन्हें बुरा लगा क्योंकि उन्होंने मुझे अडॉप्ट नहीं किया। ऑर्फनेज में आने वाले मैंने बाकी लोगों को इम्प्रेस करना चाहा, जोक मारे, गाने गाए, साइंस की कुछ बातें रट ली ताकि वो सोचे मैं बहुत स्मार्ट हूँ। पर हर मीटिंग एक ही तरह से खत्म होती। वो हमेशा किसी और को अडॉप्ट कर लेते और धीरे धीरे मैंने अडॉप्ट होने की सारी उम्मीदों को छोड़ दिया। किसी और को दोबारा मुझे ठुकराने का मौका नहीं दूंगी। फिर एक बार जब मैं 15 साल की थी तो लिविंग रूम में पढ़ रही थी जब मुझे कॉरिडोर में से आवाजें आईं। बाहर जाके देखा तो एक नया लड़का था। उसे बाकी लड़कों ने घेरा हुआ था। ब्रेट भी था। उन्होंने उसका मोटा चश्मा छीन लिया था और इधर उधर फेंक के हंस रहे थे। फिर ब्रेट ने उसे नीचे फेंक दिया। बेचारा लड़का अंधों की तरह अपना चश्मा ढूंढने लगा। तुम लोगों की दिक्कत क्या है? अकेला छोड़ो उसे। ओ चिल करो लूजर। पता है अगले हफ्ते मुझे गोद लिया जा रहा है, तो जाने के पहले बस थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ। क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा जब मैंने तुम्हें डरा दिया था? क्या तुम्हारे नए पेरेंट्स को गंजा बेटा चाहिए? जाने से पहले ब्रेट ने मुझे गुस्से से देखा और वो लड़का मेरी तरफ प्यार से मुस्कुराया। उसने बताया उसका नाम था मटेओ। मटेओ और मेरे बीच में बहुत कुछ कॉमन था। हम दोनों को पसंद था अचार, तीखा खाना और स्केरी मूवीज, और हम बाकियों से बिल्कुल अलग थे। बस ये फर्क है कि तुम अपने आप को बुली नहीं होने देती और मुझ में इसकी हिम्मत नहीं है। हिम्मत आ जाएगी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें अकेले सहने की जरूरत नहीं। मटेओ और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। ऑफ कोर्स जब मैं आना के साथ रहती तो उसे भी साथ लेती, पर शायद उसे आना बिल्कुल पसंद नहीं थी। जैसे एक बार डिनर के बाद मैंने मटेओ को आना और मेरे साथ बोर्ड गेम्स खेलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। वो मुझे अजीब तरह से देखती है, मुझे पसंद नहीं। वो इसलिए क्योंकि उसकी एक आँख छोटी है। मेरी और उसकी वाइब होगी। अरे वो बहुत प्यारी है। कल ही मैंने उसे एक बच्चे पर चिल्लाते हुए देखा क्योंकि उस बच्चे ने उस पर जूस गिरा दिया था। अरे वो तो बच्चा है, ऐसा होगा ही। और एक दिन जब मैं रात को पानी लेने के लिए उठा तो मैंने देखा कि वो छुपके से बाहर जा रही थी, रात की 2 बजे।
यकीन मानो उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। जमीन साफ रखना उसका काम है और कुछ बच्चे ना बहुत बदतमीज होते हैं। और आना छोटी बच्ची नहीं है, कभी भी बाहर जा सकती है। इतना अजीब होना बंद करो। पर मटेओ ने आना से दोस्ती करने से मना कर दिया और अगर कभी वो मुझसे मिलने आती तो मटेओ चला जाता। ऑफ कोर्स इस चीज को आना ने भी नोटिस किया। समझ नहीं आता कि मटेओ मुझसे अनकंफर्टेबल क्यों रहता है। वो बस एक इंट्रोवर्ट है, थोड़ा समय दो दोस्ती कर लेगा। तुम्हें यकीन है मैं नहीं चाहती अपना इकलौता दोस्त खो दो मेरी वजह से। मटेओ आना को सही से समझा नहीं था और मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द ही उसे सब समझा दूंगी। पर कुछ दिनों के बाद मुझे वार्डन के ऑफिस बुलाया गया। वहाँ गई तो देखा मटेओ एक यंग कपल के साथ खड़ा है और वो खुशी से मेरे पास भागते हुए आया। यही है वो लड़की जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जब से मैं यहाँ आया हूँ उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अगर आपको किसी को गोद लेना है तो इसे लो, मुझे नहीं। मटेओ ये क्या? पर मटेओ ने मुझे चुप करा दिया और मेरी तारीफों की पुल बांधता रहा। वो कपल मुस्कुराया और फिर उन्होंने मुड़ के वार्डन से कहा कि वो हम दोनों को गोद लेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं फाइनली अडॉप्ट हो रही थी और मटेओ मेरा भाई होगा। आना भी मेरे लिए बहुत खुश थी। पूरा हफ्ता हमने पैकिंग करी पर आखिरी दिन मुझे बताया गया कि मुझे गोद नहीं लिया जा रहा, सिर्फ मटेओ जा रहा है। क्या? क्यों? उन्होंने कारण नहीं बताया पर अभी के लिए तुम यहीं रहोगी और मटेओ तुम्हारे नए पेरेंट्स जल्दी आ जाएंगे, एक दूसरे को बाय कह लो। वार्डन चली गई और मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं कुछ समझी नहीं, क्या बदल गया? मैं जानता हूँ तुम मुझे सुनोगी नहीं पर मुझे लगता है कि ये आना ने किया है। मटेओ ने बताया कि कुछ दिनों पहले उस कपल का लॉयर ऑर्फनेज आया था पेपर वर्क देने और उसने आना को उससे बात करते हुए देखा था। वो कह रही थी कि तुम्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है और तुम बहुत बदमाशी करती हो। क्या तुमने आना को ये कहते हुए सुना? वेल सुना नहीं था पर मैं लोगों के होठ बड़े अच्छे से पढ़ सकता हूँ। पक्का उसने यही कहा था। तुम मजाक कर रहे हो मटेओ? बिना किसी कारण के आना को दोष दे रहे हो? नहीं, शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने ये फैसला लिया है कि उन्हें एक साथ 2 बच्चों का बोझ नहीं उठाना है। उन्हीं से पूछ लेते हैं। नो थैंक यू, मैं दोबारा किसी के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहती। तुम्हें यकीन है तुम इनके साथ जाना चाहते हो? अगर एक दिन तुम्हें भी उन्होंने यहाँ वापस भेज दिया तो? तुम उनके बारे में गलत हो। जानते हो क्या, चले जाओ। वैसे भी यहाँ से जाने के लिए मर रहे हो ना, पर मेरी जिंदगी की एक लौती चीज को खराब मत करो और वो आना है। उसके कुछ और कहने से पहले मैं चली गई जोर जोर से रोते हुए। हमने ना ठीक से बाय कहा ना मैंने उससे दोबारा बात की। कुछ साल बीते और मैंने पास के ग्रोसरी स्टोर में नौकरी कर ली ताकि अपने लिए कुछ पैसे कमा सकूं। एक दिन जब मैं बाहर जा रही थी तो मैंने देखा मेरी यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट गई है। मदद मांगने के लिए मैं आना के कमरे में गई पर वो वहाँ थी नहीं। मैं सुई धागा ढूंढने लगी कि अचानक कारपेट में मेरा पैर फंसा और मैं नीचे गिर गई। दर्द से कर्राई पर तभी देखा बेड के नीचे एक लकड़ी का बक्सा रखा है। थोड़ी क्यूरियस हो गई थी मैं तो मैंने उसे खोला। उसके अंदर बहुत सारा पैसा रखा था पर मेरे हाथ तब कांपने लगे जब मैंने एक फोटो में आना को एक औरत के साथ देखा जो मेरे जैसी दिख रही थी और वही नेकलेस पहना था। मैंने बक्से में बाकी चीजों को देखा तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिला और कुछ लेटर्स भी जिसमें कोई मेरा हालचाल पूछ रहा था। इस बात का तो कोई सेंस नहीं बनता, आना के पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, मतलब वो जानती थी मैं कब पैदा हुई और किसको। वो मेरी माँ को जानती थी और जिंदगी भर उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा। मैं तुरंत आना से बात करना चाहती थी पर अचानक रुक गई। अगर आज तक उसने ये राज रखा है तो अब तो मुंह पे झूठ ही बोलेगी। मैंने हर चीज की फटाफट फोटोज ली और उस कमरे से निकल गई और फिर आधी रात को ऑर्फनेज से भाग गई। इंस्टाग्राम पे मैंने मटेओ को मैसेज किया, कहा कि इमरजेंसी है। शुक्र है वो एक कैफे में मिलने को तैयार हुआ। जब वो आया तो मैंने तुरंत नोटिस किया वो बहुत अलग लग रहा था। हे, क्या हाल है? तुम पे ना यकीन करने के लिए माफ कर दो मुझे मटेओ, तुम सही थे। आना वो नहीं जो दिखती है। मुझे जो कुछ मिला था मैंने मटेओ को सब बता दिया। मैं जानता था। मेरे पेरेंट्स ने बताया कि ऐना ने तुम्हारे बारे में कुछ अजीब बातें करी थी लॉयर से, पर मैंने तुम्हें दोबारा नहीं कहा क्योंकि शायद तुम यकीन नहीं करती। यकीन करने को तैयार नहीं थी पर अब हूँ। मुझे नहीं समझ आया कि मैं किसके पास जाऊँ। मैं जानती हूँ तुम मुझे देख के खुश नहीं हो पर कैसी? बिल्कुल खुश हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और अब तुम उस अनाथालय में वापस नहीं जाओगी। मटेओ मुझे अपने बंगले में ले गया जो कि बहुत बड़ा था। उसके पास थे बटलर, मेड्स, बेसमेंट में मूवी थिएटर, 3 स्विमिंग पूल, शेफ, मसूस। उसके पेरेंट्स बहुत प्यारे थे। मटेओ ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बुलाया ताकि आना के कमरे में मिली चीजों पर छानबीन कर सके। उसने मेरे लिए झूठ भी कहा जब पुलिस मुझे ढूंढते हुए आई जो ऑर्फनेज से नन्स ने भेजी थी। मेरे साथ तो वो अभी अच्छा था पर मैं देख सकती थी वो बदल गया था। इग्नोर नहीं कर पा रही थी उसके दिखावटी कपड़े और जेल से सने हुए बाल। कुछ ज्यादा ही कोशिश करता अपने पेरेंट्स को खुश रखने की। हर छोटी चीज के लिए उन्हें शुक्रिया कहता। अच्छे मार्क्स
आने पे वो सराहते तो बहुत खुश होता। जो वो पसंद करते वो खुद भी करता। डूड, तुम्हारे पेरेंट्स ने जो पेंटिंग खरीदी है उसके बारे में कुछ पता भी है जो इतनी तारीफ कर रहे हो उसकी? मुझे तो अजीब लग रही है। बिल्कुल जानता हूँ, मैंने बहुत रिसर्च करी है इस आर्टिस्ट के बारे में। ये अजीब नहीं, जीनियस है। इसे हर कोई समझ नहीं सकता है। उसकी इस अकड़ से मुझे चिढ़ तो हुई, पर मैंने सोचा जाने दो। वो पेंटिंग महाबदसूरत थी। फिर जल्द ही मटेओ ने मुझे अपनी स्कूल पार्टी के लिए इनवाइट किया। वो मेरे लिए एक ड्रेस भी लाया जो कि काफी महंगी लग रही थी। उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलाया जो कि उससे भी ज्यादा अमीर थे। वो सब डींगे मार रहे थे अपने पैसे और कारों के बारे में और स्कूल के बाकी बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद एक लड़की वहाँ से गुजरी। पैर फिसलने से उसका सोडा मटेओ के जूतों के ऊपर गिर गया। ओह माय गॉड, तुम अंधी हो क्या? ये लिमिटेड एडिशंस नाइकीज हैं। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी माफी से मैं क्या नए जूते ले पाऊंगा क्या? मैं कहता कि तुम मुझे नए जूते दिला के दो, पर जाने दो। मैं जानता हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड की पूरे महीने की तनख्वाह भी इस जूते को नहीं खरीद पाएगी। सही कहा ना? उसके दोस्त हंसने लगे तो मुझे अचानक गुस्सा आ गया। सीरियसली, इतने बदतमीज कब से हो गए तुम? अपनी शुरुआत को भूल चुके हो क्या? भूल चुके हो कि कोई तुम्हें बुली करे तो कैसा लगता है? शर्म से मटेओ ने थोड़ी हंसने की कोशिश करी और फिर मुझे वहाँ से ले गया। ये क्या कर रही हो तुम? तुम कितने बदल गए हो यार। बस नाटक कर रहा हूँ कैस। यहाँ पर सब लोग इसी तरह से बिहेव करते हैं। इस बात का पतंगड़ मत बनाओ प्लीज। और कम से कम मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा तो मत करो, खासकर जब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। वाओ, समझ नहीं आता क्या कहूँ सिवाय इसके कि मैं तुम्हारी नजरों से चली जाऊंगी। और ये कह के मैं पार्टी से निकल गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि बिना सोचे चलती रही। पर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ मैं जानती नहीं थी मैं कहाँ हूँ। इस उम्मीद में थी कि कोई टैक्सी मिल जाए कि तभी अपने पीछे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैं उठी तो एक नकाबपोश आदमी ने मुझे पकड़ लिया और गीला कपड़ा मेरे मुंह पे रख दिया। वो मुझे खींच के वैन में ले गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो देखा मैं कुर्सी से बंधी हूँ और एक जानी पहचानी जगह पे हूँ। और फिर मुझे एहसास हुआ मैं उस ऑर्फनेज के अस्तबल में हूँ। और कुछ ही मिनटों बाद मेरे सामने आना आई। आना, मैं यहाँ कैसे आई? क्या चल रहा है? प्लीज कैसी, शांत हो जाओ। शांत रहूं? तुम्हारा ये कहने का कोई हक नहीं बनता। जिंदगी भर मुझसे झूठ कहा है। अपने बिस्तर के नीचे रखे उस डब्बे के बारे में सब कुछ बताओ मुझे। आना रोने लगी और फिर उसने मुझे सब सच बता दिया। उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स करोड़पति थे और मैं जब छोटी थी तो उनका बोट में एक्सीडेंट हो गया। उनकी इकलौती बेटी होने के कारण मैं वारिस थी करोड़ों की जायदाद, बिजनेस और प्रॉपर्टीज की, जिसका मुझे पूरा हक मिलेगा 18 साल की होने के बाद। 18 साल की होने तक तुम्हारे चाचा को तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मिली थी। थोड़ा पैसा उन्हें भी मिलता पर वो लालची हो गए। वो जानते थे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सारी प्रॉपर्टी अगले रिश्तेदार को चली जाएगी जो कि वो खुद हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हें इस अनाथालय में डालने को कहा, शहर से दूर। फिर लोगों से कहा तुम बीमारी से मर गई और नकली पेपर्स भी बना लिए। वो मुझे पैसे देते थे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और तुम्हें ऑर्फनेज में रखने के लिए ताकि तुम्हें कुछ पता न चले। तो मेरा ख्याल रखना बस एक नाटक था? तुम बस ये पैसे के लिए कर रही थी? और तुम्हारी मेरी मॉम के साथ फोटो क्यों है? मैं तुम्हारा ख्याल करती हूँ पर मुझे ये करना पड़ा। मुझे पैसे की जरूरत थी अपने खुद के परिवार का ध्यान रखने के लिए। और तुम्हारी मॉम के साथ मेरी वो फोटो है क्योंकि हम पहले दोस्त हुआ करते थे लेकिन फिर हमारे बीच दूरी आ गई। तो तुम सिर्फ मेरी बुरी दोस्त नहीं थी, मेरी मॉम की भी थी। तुम बहुत नीच हो और तुम्हें और अपने चाचा को इससे बच के नहीं जाने दूंगी। तुम नहीं जा सकती। तुम्हारे चाचा को पता लगा तो मुझे मार देंगे। मैंने वहाँ से भागना चाहा पर आना मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उससे लड़कर मैं थकने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुला और मटेओ पुलिस के साथ आ गया। आना ने मुझे छोड़ा और वहाँ से भागने की कोशिश की पर पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम पार्टी से चली गई तो मैं तुम्हारे पीछे आया। मुझे लगा कि तुम्हें घर का रास्ता पता नहीं था तो तुम्हें ढूंढ रहा था और मैंने देखा कि तुम किडनैप हो रही हो। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल करके गाड़ी का नंबर बताया और पुलिस ने तुम्हें ढूंढ लिया। बड़े होशियार हो तुम। सुनो कैस, आई एम रियली सॉरी। जानता हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा जर्क हूँ पर तुमने जो मुझसे ऑर्फनेज में कहा था वो मैं दिमाग से निकाल नहीं पाया कि मेरे पेरेंट्स मुझे वापस ना भेज दें। मैं बहुत डरता था उनको और अपनी नई जिंदगी को खोने से, इसीलिए कुछ ज्यादा ही कोशिश की इस दुनिया में फिट होने के लिए। पर अब मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रहा हूँ। अपनी गलतियाँ मानना मुश्किल होता है पर मुझे खुशी है तुमने हिम्मत दिखाई। अच्छा तो फिर दोस्त बने? वो तो हमेशा से थे ना। और हाँ, अब ज्यादा दिन तुम्हारे घर पे नहीं रुकूंगी। अब मुझे अपने चाचा का पता लगाना है क्योंकि मैं बनने वाली हूँ करोड़पति। अगले हफ्ते 18 साल की हो जाऊंगी ना। घर चलो सब बताती हूँ।